NCR एरिया में आने के बाद फरीदाबाद भी है, स्टेट भी है, नेशनल भी है। धन्यवाद। रहते हैं 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर आज में उनकी नियुक्ति की गई है। डॉक्टर SS बंसल और श्री BR भाटिया, अमित भल्ला, मानव रचना वाले। अभी 3 की नियुक्ति की है, 3 की नियुक्ति और करेंगे। शेष यानी सदस्य उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर की नियुक्ति करनी होती है। करीब 2.5 घंटे बैठक चली तो उसके अंदर जो निर्णय लिए गए कि जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो HSBP की हैं, चाहे MCF की हैं या HSIDC की हैं, 30 मीटर चौड़ी सड़कें या इससे ऊपर की, वो सब की सब अब FMDA के अंतर्गत आएंगी। इसी प्रकार पानी की सप्लाई का जो सिस्टम है, खास करके जो रेन्यूअल का जो सिस्टम यहाँ पर पानी का है, या और भी इसके बाद उसका विस्तार करना होगा, उसका रखरखाव, वो सब भी FMDA के अंतर्गत आएगा। 600 mm से ऊपर की सभी सीवरेज लाइनें और सभी STPs, इनकी व्यवस्था भी FMDA करेगा। अभी इनको तुरंत जो आवश्यकता होगी वो HSBP से और MCF से स्टाफ, जो टेक्निकल स्टाफ खास करके इनकी आवश्यकता है, वो सब उनसे लिया जाएगा। जहाँ तक इनकी इनकम का विषय है, लोकल बॉडीज को अभी जो 2% की स्टाम्प ड्यूटी मिलती थी, जो MCF को आती थी, अभी उसमें से 1% अब MCF के पास रहेगा और 1% FMDA को मिलेगा। इसी प्रकार जो नए लाइसेंसेस के बदले में हमको EDC मिलती थी, वो EDC पहले प्रदेश के खाते में जाती थी, वहां से फिर जितनी आवश्यकता होती थी वो इन डेवलपमेंट एजेंसीज को मिलती थी। अब हमने कल तय किया है, चाहे वो फरीदाबाद हो चाहे गुरुग्राम हो, तो EDC का सारा पैसा अब वो केंद्रीय पूल यानी प्रदेश के पूल में ना जाकर के सीधा FMDA को और GMDA को ही मिलेगा। तो एक बड़ी राशि वो इनके पास डेवलपमेंट के नाते वो सीधी आया करेगी। पहले साल जितने भी काम इनको स्थानांतरित किए जाएंगे, उसमें रखरखाव का खर्चा लगभग 105 करोड़ रुपया होगा। अपनी इनकम जितनी होगी ठीक है, उसमें अगर कोई कमी पूर्ति आएगी तो प्रदेश के खाते से वो पूरी की जाएगी। इसके बाद फिर रेगुलर इनकम FMDA की अपने आप चल पड़ेगी। FMDA का पूरा जो सिस्टम, पूरा ऑफिस ई-ऑफिस होगा, पेपरलेस होगा। गुरुग्राम में भी किया है, यहाँ भी उसी प्रकार से वो रहेगा। सिटी बस सर्विस जैसे गुरुग्राम में शुरू की गई है, इसी प्रकार से फरीदाबाद में शुरू की जाएगी। अभी जो गुरुग्राम की बस सर्विस है, उसी का एक्सटेंशन यहाँ किया जाएगा। गुरुग्राम से फरीदाबाद की बसें चालू कर दी गई हैं, लेकिन फरीदाबाद की इंटरनल सिटी बस सर्विस भी एक 20 बसें वहाँ से स्थानांतरित करके और यहाँ चलाई जाएंगी, ताकि उनको एक बार चलाया जा सके। बाद में आवश्यकता पड़ने पर अपनी बसें भी FMDA को खरीदेगा। फरीदाबाद यानी जिसको हम कहते हैं कि जो नहर तक का एरिया, इसको हम पहले से ही फरीदाबाद कहते हैं, लेकिन बड़ा एरिया नहर पार और यमुना से इधर वो विकसित हो रहा है, उसका नाम ग्रेटर फरीदाबाद ये किया है। और अब फरीदाबाद को और ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने के लिए और जो नए सुझाव आएंगे, नई व्यवस्थाएं, कहीं ओवरब्रिज, कहीं अंडरपास, बड़े प्रोजेक्ट होंगे, वो सब भी FMDA विचार विमर्श करने के बाद उसको फाइनल करेगा। कुल मिलाकर गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद का जो हमारा स्थान है, देखा जाए तो फरीदाबाद पहला औद्योगिक हमारा नगर है। गुरुग्राम से भी पहले ये बना, लेकिन किन्हीं कारणों से गुरुग्राम आगे निकला। ये कंपटीशन चलता रहता है, स्वस्थ प्रतियोगिता चले, उसमें में कोई आपत्ति नहीं है। अब फरीदाबाद के लोगों को आह्वान किया है कि आप और आगे निकले, गुरुग्राम से आगे निकल सकेंगे, नहीं निकल सकेंगे, या साथ साथ चलेंगे, या इतना आगे निकल जाएंगे फिर गुरुग्राम को पीछे लगना पड़ेगा, या कोई तीसरा शहर है वो इनका मुकाबला करेगा।
क्योंकि गुरुग्राम का एक जो लाभ है लोकेशनल एडवांटेज का, वो एयरपोर्ट का है। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हमको भी जेर एयरपोर्ट का लाभ मिलना चाहिए। एक प्रोजेक्ट फरीदाबाद से और जो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है EPR, जिसको KGB कहते हैं, तो KGB पर एक सीधा रोड बनना चाहिए। उसकी फिजिबिलिटी के लिए भी हमने कहा है कि चौड़ा रोड उस रोड तक अगर बनता है, वहाँ से फिर जेर एयरपोर्ट भी बहुत नज़दीक होगा, उसका लाभ हमें मिल सकेगा। तो प्लान जितने ऊंचे होंगे उतना ही उसको पूरा करने के लिए अवसर भी आएंगे। ये आज बड़ी जो एक पहल करके और बड़ा निर्णय लिया है वो आपके सामने रखा है। इसके साथ मैंने शहर में भी लगभग 1 घंटा सुबह और 1 घंटा भी शाम को 2 घंटे कुछ स्थानों का औचक निरीक्षण किया है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन केसेस बढ़ रहे हैं। तो लगता है कि फरीदाबाद में भी आसार हो सकते हैं लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के, जैसे दिल्ली में लगा हुआ है, फरीदाबाद में आसार देखे आपको, आपने निरीक्षण भी किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सावधान जरूर रहना चाहिए, कोई भरोसा नहीं है। और लॉकडाउन को लेकर मैं ऐसा भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ कि किस जगह पर कोरोना पहले आ जाएगा, कहाँ बाद में आएगा, लेकिन कहीं भी आ सकता है। इसलिए हम सब लोगों को सावधानी बरतना, और जो पहले एक बार पीक आया था उस समय हमने कई बातें की थी, बैठ करके निर्णय किए थे, आपके सुझाव भी आए थे कि मास्क लगाना चाहिए, कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग वो रखनी चाहिए, हमें सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, गैदरिंग के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, कुछ पैनिक भी ज़्यादा हो गया था उस समय, हमने अपने सारे बाजार भी बंद कर दिए, लॉकडाउन कर दिया, इंडस्ट्री बंद हो गई, सब। उससे नई एक समस्या खड़ी हो गई थी कि हमारा जो आर्थिक तंत्र है वो भी बिगड़ गया, एक एट स्टेक। हमें जो 2-2.5 महीने में बिगड़ा था, ठीक करने के लिए 3-4 महीने लग गए थे। तो इस बार कम से कम हम चाहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, बाकी सावधानी सारी बरतनी चाहिए। जितना भी हम इसके फैलाव के जो तरीके हैं कोरोना के, उनको रोक सकेंगे तो निश्चित रूप से ठीक होगा। और इसमें एक मेरा कहना कि ये केवल सरकारें ही करेंगी ऐसा नहीं है, इसमें पब्लिक से भी अपेक्षा है, सब इंडिविजुअल से भी अपेक्षा है कि वो अपने आप को भी बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने साथियों को बचाएं। इसकी सावधानी बरतनी जरूरी है। आप क्या कर रहे हैं? हाँ, आप क्या कर रहे हो? करो इधर से हो गया। एक मिनट यस सर, नई खेल नीति पर खिलाड़ियों का मनोबल टूटा है। अरे वाह, क्या कहेंगे सर? ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। मेरी कई खिलाड़ियों से बातें हुई। नहीं, मेरी भी बहुत बात होती है। कल भी के बाद 2 खिलाड़ी आए हैं, मनु भाकर है, राजपूत है, दोनों ओलंपिक में जा रहे थे, वो आशीर्वाद लेके गए हैं। आपका कहना, मेरा कहना जरूरी नहीं कि एक हो, कहीं कोई। सर, मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो नई खेल नीति है कि नए खिलाड़ी जो हैं, जो ओलंपिक स्तर पे कहीं पे भी खेल के आएंगे, वो डायरेक्ट DSP के पद पे या ऊंचे पदों पर नहीं दिए जाएंगे, उसके बारे में नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं का मनोबल ही टूट गया है। सर, अब जब ट्रॉफी नहीं मिलेगी, बात आपका प्रश्न है, प्रश्न की तरह पूछो, उत्तर ना डालो मेरे दिमाग में। सर, ग्रेटर फरीदाबाद की आपने बात में देखिए, ये नीतियां समय समय पर बनती हैं। जब कभी DSP की SCS की नीति बनाई गई थी, वो भी पहली बार कभी बनाई थी, उससे पहले तो नहीं थी। कुछ समय के बाद अनुभव आते हैं। अनुभव ये आए हैं कि पुलिस फोर्स में रेगुलर रिक्रूटमेंट DSP पद पर करना ये खिलाड़ियों के लिए भी कठिन साबित हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कठिन साबित हुआ। आज वो DSP तो बने, लेकिन DSP के DSP हैं, उनके समय के उस समय के साथी कई SP बन गए, SSP बन गए, DIG बन गए। वो क्यों नहीं बने? वो खेल के अलावा और कुछ कर ही नहीं पा रहे। DSP के बाद रेगुलर ट्रेनिंग होती है, रेगुलर उनका फील्ड का काम होता है, वो नहीं कर पा रहे। तो केवल उनको एक आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचाने के नाते वो तो पर्पस हल हुआ, लेकिन DSP और SCS के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं वो खिलाड़ी हमारे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने उनको एक क्लास का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में उसी लेवल की सैलरी की नियुक्तियों का प्रारंभ किया है। नाम केवल बदल दिया, DSP और SCS नहीं रहेंगे, उनका सैलरी स्ट्रक्चर वही रखा है। वहाँ डिप्टी डायरेक्टर बनेंगे, डिप्टी डायरेक्टर बनने के बाद चाहे खेल खेलेंगे चाहे खेल खिलाएंगे, किसी भी विभाग में जहाँ आवश्यकता वहाँ जाके उनका काम लेंगे। वो शिक्षा विभाग में आवश्यकता हो सकती है, वो ग्राम विकास में आवश्यकता हो सकती है, वो पावर डिपार्टमेंट में आवश्यकता हो सकती है। 5-6 डिपार्टमेंट है जहाँ बड़ा स्टाफ है, वहाँ टीमें तैयार करते हैं। वहाँ खेल को प्रमोट करने के लिए इन मेडल जो वाले खिलाड़ी हैं उनका ज़्यादा उपयोग है, उधर हमारा पूरा ध्यान है। डेवलपमेंट की बात की आपने, रेवेन्यू की बात की आपने। फरीदाबाद में नगर निगम जो है वो रेवेन्यू के नाम पर आर्थिक तंगी से जूझता रहता है।
लेकिन दूसरी तरफ ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिलकर 200 करोड़ का घोटाला कर देते हैं और 1 साल के लगभग उसकी जांच चलती रहती है, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में एफएमडीए के जो डेवलपमेंट होंगी उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगता है कि आपको नहीं लगता कि इस तरह की जांच, इतना बड़ा घोटाले की जांच एक टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर होनी चाहिए ताकि बाकी अधिकारियों को सबक मिले? मुझे नहीं पता कि ये कितने समय पहले शुरू हुई, क्या हुई, लेकिन जब से हमको ध्यान में आया है तब से विजिलेंस भी तो क्या क्या इसके रिजल्ट्स हैं जो ये लास्ट 2 ईयर से तो है। एक इंक्वायरी रिपोर्ट हमारी डिपार्टमेंटल की वो कुछ पार्टी कंप्लीट हो गई थी, उसमें हमने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी थी। बाकी विजिलेंस काफ़ी तेजी से उस पर काम कर रही है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की सर आगे बढ़ रही है दोनों तरफ से। वही कह रहा हूँ कि जब तक जानकारी नहीं होती हमें तब तक वो रुक सकता है, लेकिन अब जब हमें जानकारी मिल गई है उसको फास्ट कर दिया है और उसकी विजिलेंस इंक्वायरी मार्क कर दी है, बहुत जल्द उसके परिणाम आएंगे। सर एक मिनट सर, आपने ग्रेटर फरीदाबाद की बात की, तो ग्रेटर फरीदाबाद का प्रारूप क्या होगा? एक नया नाम आप देने जा रहे हैं आज फरीदाबाद को, तो वो प्रारूप क्या होगा, कहां से कहां तक होगा, कुछ ऐसा उसका खाका तैयार किया? एक उत्साह होता है कि हमने कोई एक नई चीज का निर्माण किया है। अब पता तो तब लगेगा जब उसके ऊपर काम हो जाएंगे, और काम करने वाली कई एजेंसियां हैं। जैसे मानो आज हमने एफएमडीए की बात कही है, एफएमडीए का परिणाम जीएमडीए का परिणाम के हिसाब से देखो तो बहुत अच्छा परिणाम है। आज ही जैसे एक नया सुझाव आया कि फरीदाबाद जो है 3 पट्टियों में बना हुआ है। 3 पट्टियां क्या? एक लाइन से इधर जहाँ बैठने कोई पुराना जो यानी एनआईटी के साथ ये बाकी जो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, एक लाइन से उधर और नहर से इधर, जिसमें ओल्ड फरीदाबाद, अजरौंदा, बल्लभगढ़, ये सारी वेल्ट हो गई, कई सेक्टर हैं उसके अंदर। एक नहर के पार, वो भी अपने आप में एक लंबी लाइन है जमुना के और नहर के बीच में। अब पहला विषय आया कि क्या ये एक शहर है 3 है? अब 3 तो नहीं है, एक ही है। तो इसको क्यों नहीं हम इस ढंग से विचार करें कि इसको इस क्रॉस में भी जोड़ें। अभी तो लेंथ वाइज जुड़े हुए हैं, अब क्रॉस से भी जोड़ें, चाहे वो फ्लाईओवर बना के जोड़ें, अपना एक ओवरहेड जो रोड रहती है उससे जोड़ें या अंडरपास से जोड़ें, उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने में तभी एनआईटी का व्यक्ति जाकर के और सेक्टर 165 में जाएगा या 162 में जाएगा, 250 सेक्टर हो गए। इतना बड़ा जो विशाल वो हो गया, एरिया में गुड़गांव से भी ज्यादा है, पॉपुलेशन में भी ज्यादा है। तो इसलिए इसका एक सम्यक विकास करने के लिए ये योजनाएं एक एक करके शुरू होंगी। और ग्रेटर नोएडा से नहीं, कम से कम 20 साल पहले से एक निर्णय है कि सिक्योरिटी के नाते से 2 जो बिल के साइकिल हैं उतना पैसा एक एवरेज के रूप में सबसे सिक्योरिटी ली जाए। अब प्रारंभ में किसी की 500 रुपए थी, किसी के 1000 रुपए थे, किसी के 2000 थी। डिपार्टमेंट को ये कठिनाइयां आने लग गई कि लोग बिजली का बिल भरते नहीं थे, कट जाता था, कटने के बाद फिर डिफॉल्टर हो जाता था, उसके बाद यानी क्या चला जाता था उसके अंदर, फिर वो नए नाम से कनेक्शन लेते थे। चालाकियां तो सब कर ही लेते हैं। अब डिपार्टमेंट ने तय किया कि नहीं, उसी नियम को रखेंगे जो आज का बिल का पेमेंट है, जिसका भी जितना भी आता है एवरेज, उसका 2 साइकिल का हम सिक्योरिटी जो है वो उसको लें। अब बिल आज काफी हो गए हैं, पहले से अपेक्षा में 4 गुना हो गए हैं। तो बिल 4 गुना हो गए तो सिक्योरिटी भी 4 गुना होगी। अब वो बिल तो शायद इसलिए नहीं चुकता कि रोज सबको एसी भी चाहिए, रोज सबको सुविधाएं भी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी चुकती है। सिक्योरिटी ना चुभे इसके लिए हमने उसका व्यवस्था पहले से है, अभी भी वो चालू रखी हुई है कि उसका इंटरेस्ट मिलता है। जो सिक्योरिटी होती है बिना ब्याज के उसको ब्याज मिलता है, मिलता ही है। और हर बिल के साल में एक बार उसका रियम्बर्स होता है, उसका जो इंटरेस्ट है। जहां तक ज्यादा एक साथ सिक्योरिटी की बात आई है तो हमने डिपार्टमेंट से निर्णय करवाया है कि इसको एक साथ न लें, अगले साल 4 किस्तों में 25-25% करके ले लें, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। एक आध दिन में इसका नोटिस दीजिए। लेकिन देखा जा रहा है सर, गरीबों को ही ज्यादा इसमें जहाँ झुकी है, यहाँ पे तोड़फोड़, जहाँ जिसके पास पैसा है सर वो पैसा देके अपना मकान बचवा लेता है, लेकिन गरीबों के ही बाहर ज्यादा सर, कहीं ना कहीं गरीब सारे ही मर रहे हैं सर। लॉकडाउन में भी गरीबों पे बाहर पड़ी, हर तरीके से मिडिल क्लास मैन भी, अगर उसका वो सर पूंजी बना के कैसे भी मकान बनाता है, लेकिन उसको तोड़ दिया जाता है। 20-20 साल 23 साल के मकान तोड़ दिए। आपका प्रश्न कम है, विचार ज्यादा है। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुझे मिलना अच्छा विचार है आपका, लेकिन सर गरीब आदमी सवाल हो गया। सवाल नहीं है, आपकी भावनाओं का भावना अच्छी है, कोई उत्तर देना दोस्त। सर फरीदाबाद की भैया आपकी बात बिल्कुल सही है। समाज के अंदर गरीब, अमीर, मध्यम वर्गीय सब लोग हैं। गरीब की सहायता करना ही हमारे एजेंडे में है, हम उसकी सहायता करेंगे।
प्रधानमंत्री ने जैसे हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबको आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शुरू की है वो इसलिए शुरू की है, उसकी हमने ही प्लानिंग बनाई है। अभी तक जो आवास बनाने का काम है कई डिपार्टमेंट्स के पास था, गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के पास था, वो ग्राम विकास के पास था, वो हाउसिंग बोर्ड के साथ था। हमने सब की योजना इकट्ठी बना करके अलग से डिपार्टमेंट बनाया है हाउसिंग फॉर ऑल। लेकिन सर जितने